हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये अपना लेक्चर नंबर 5 है साइंस का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। और ये लेक्चर स्पेशली एमपी जेल प्रहरी के लिए, परंतु यदि आप अदर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो टोटल हमने क्वेश्चन लिए हैं वो 6 to 10th एनसीईआरटी बेस है, जिसमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के मिलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे होंगे यार कि हम या आप जो भी स्टूडेंट है इन्हें पढ़ता यहाँ जरूर है, परंतु हो सकता है पेपर में आपकी लैंग्वेज बदल जाती है या क्वेश्चनों का लेवल बदल जाता है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि एक ही क्वेश्चन को कितने प्रकार से और कैसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा फायदा मिल रहा होगा। तो अगर आप टोटल क्वेश्चन देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर अंत तक देखते हैं तो अपने जितने भी नंबर आए उस नंबर को आप जरूर शो कीजिए, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इससे ये पता चलेगा कि आप जो देख रहे हैं उसमें आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं। और मेरे अनुसार कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। इसका ये मतलब रहेगा कि आपकी तैयारी अच्छी है, अदरवाइज आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, ये 121 इसलिए क्योंकि हम 120 क्वेश्चन इससे पहले के जो लेक्चर उनमें कंप्लीट करा चुके हैं, और जिन लोगों ने वह लेक्चर नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए। ठीक है, इससे ये होगा कि आपको सारी चीजें हो जाएगी। एक तरफ से हम पूरी की पूरी जो सीरीज है वो आपकी कंप्लीट होते रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा मछलियों के, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा छिपकलियों के, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पक्षियों के, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उभयचरों के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड, पक्षियों के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राइट आंसर। हम ये बोल सकते हैं कि जो डार्विन ने, ठीक है, जो डार्विन नामक ये रहे साइंटिस्ट, उन्होंने गैले पैलो द्वीप, ठीक है, गैले पैलो द्वीप में जीव जंतुओं का अध्ययन किया। और उन्होंने वहां पर, ठीक है, इस प्रकार की जो चिड़िया है, ठीक है, इस प्रकार की जो चिड़िया है डार्विन फिचिंग, ठीक है, डार्विन के फिचिंग से मिलती जुलती किस्में देखी। तो डार्विन की फिचिंग एक भौतिक वितरण का प्रमाण है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि डार्विन फिचिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए, मतलब अलग अलग स्थानों पर पक्षियों में जो विभिन्नता है उसका अध्ययन डार्विन फिचिंग का प्रयोग हम इसे बोल सकते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 122। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 122 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 122 हो जाएगा कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिकीय कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो स्पेशली यहाँ पर किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता, तो उस चीज पे हमें नोटिस करना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कंकाल, सेकंड ऑप्शन है तंत्रिका, और थर्ड ऑप्शन है संयोजी, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जनन। ठीक है, तो जन्म के बाद किस चीज में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है, उसमें जन्म के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, बाकी अगर आप कंकाल की बात करोगे तो जन्म के समय टोटल 300 हड्डियां होती है, परंतु उसके बाद टोटल कितनी बचती है, 206 बचती है। संयोजी ऊतक की अगर हम बात करें तो संयोजी ऊतक कई प्रकार के हो जाएंगे, जिनमें समय समय पर परिवर्तन आते रहता है, जबकि जनन में भी परिवर्तन आते रहता है, पर तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ हो जाएगा 123। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। यार, तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसके साथ जो ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है, पौधों के द्वारा, उसका मुख्य स्रोत क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट आंसर, जल के द्वारा प्राप्त करता है क्या, ऑक्सीजन को। अब यहीं पर अगर प्रकाश संश्लेषण की बात की जाती है तो यार मैं यहाँ एक अभिक्रिया लिख देता हूँ। इस अभिक्रिया को याद रखना, क्योंकि 2018 में जो एग्जाम हुए हैं रेलवे के, उसमें ये पूछी गई है कि जो प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो यार इसकी राइट अभिक्रिया होगी, हम ये बोल सकते हैं कि वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है और हम जमीन से H2O लेता है। ठीक है, H2O लेता है, और यहाँ पर प्रकाश, ठीक है, प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, प्रकाश और पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो उत्पाद बनता है, ठीक है, तो बनता है C6H12O6 प्लस। यहाँ पर एक और उत्पाद बनता है क्या, H2O, पानी का भी निर्माण होता है H2O, और वायुमंडल में क्या निकलती है, O2 निकलती है। तो ये आपको रासायनिक अभिक्रिया याद रखना है कि CO2 प्लस H2O दोनों की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति, और क्लोरोफिल को ही कहा जाता है पर्णहरित। इसकी क्रिया
इसकी उपस्थिति में क्रिया होती तो C6H12O6 बनता है और H2O बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इसे अगर बैलेंस करेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया को तो सारी चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये अभिक्रिया भी याद रखनी है और आपको याद रखना है कि जो CO2 निकल रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वो कहां से आता है, तो जल से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 24 कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है। मतलब दांतों का इधर उधर हो जाना, विकृति मींस आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा तत्व है जो कि दांतों की विकृति से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये फा है। ठीक है, फ्लोरीन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा ब्रोमीन और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, तो 124 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, एफ। ठीक है, फ्लोरीन का संकेत क्या हो जाएगा, एफ, जो कि दांतों की विकृति के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है। तो यार इंसुलिन अभी तक हमने खूब पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, परंतु जो इंसुलिन होता है वो पाया कहाँ जाता है, तो अग्नाशय में पाया जाता है। और इंसुलिन से ही क्या होता है, तो शुगर की बीमारी या कंट्रोल होता है, ये सारी चीजें होती है ना। अब यहाँ पर ये पूछ लिया कि जो इंसुलिन है इसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा तांबा, तांबा मतलब क्या हो जाएगा कॉपर Cu, लोहा मतलब क्या हो जाएगा आयरन, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जस्ता मतलब Zn, और मैग्नीशियम मतलब क्या हो जाएगा Mn। ठीक है, तो इनमें से क्या उपस्थित होता है, सॉरी Mg हो जाएगा मैग्नीशियम। तो इनमें से क्या उपस्थित होता है किसमें, इंसुलिन में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि जो इंसुलिन होता है उसमें जस्ता उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ क्या राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है, गोलकृमि। ठीक है, नाम सुना होगा आपने गोलकृमि और फीताकृमि। तो गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो, ठीक है, तो गोलकृमि यार हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये पूछा है कि गोलकृमि एक मानव परजीवी, परजीवी मतलब एक ऐसा जीव जो कि किसी अन्य जीव पर अपना भरण पोषण करता है, उससे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो गोलकृमि एक परजीवी है जो कहां पर, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्षुद्रांत में पाया जाता है, सेकंड ऑप्शन है यकृत में पाया जाता है, थर्ड ऑप्शन है जठर में पाया जाता है, और फोर्थ ऑप्शन है वृद्धांत में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो यार 126 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, क्षुद्रांत में पाया जाता है। क्षुद्रांत मतलब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में पाया जाता है। हम ये बोल सकते हैं कि जो गोलकृमि या सूत्रकृमि, तो गोलकृमि को एक और नाम से जाना जाता है क्या, सूत्रकृमि। ठीक है, सूत्रकृमि के नाम से जाना जाता है। तो गोलकृमि या सूत्रकृमि एक पोषदीय मानव परजीवी है। ठीक है, पोषदीय मतलब ये मानव के लिए लाभकारक है। यह क्षुद्रांत में पाया जाता है जिसकी संख्या अधिक होने पर आंत में कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, और अगर ये अधिक मात्रा में हो गए गोलकृमि तो पेट दर्द करने लगता है, ऐंठन होने लगती है, सारी क्रिया होने लगती है। ठीक है, बाकी एक अगर लिमिटेड मात्रा में पाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाभदायक होगा, पर अधिक मात्रा में पाया जाए तो पेट का ऐंठन होना या दस्त आना, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सन्नीपाट होना, घबराहट होना, ये सारी चीजें होने लगती है। परंतु जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो इनसे निराकरण के लिए औषधि यूज की जाती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्षुद्रांत में जब गोलकृमि की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके लिए कौन सी औषधि यूज की जाती है, तो आपको औषधि याद रखना है हेड्राजन। ठीक है, हेड्राजन। सेकंड औषधि हो जाएगी डेंटेल। ठीक है, सॉरी जेनटेल। थर्ड औषधि याद रखोगे यहाँ पर एंटीपार। ठीक है, एंटीपार। ठीक है, तो ये तीनों औषधि याद रखना, डेंट्राजन, जेंटेल और एंट्रीपार। ठीक है, ये कहां पर यूज की जाती है, तो जहां गोलकृमि की संख्या जब शरीर में बढ़ जाती है क्षुद्रांत में, तब इन्हें यूज किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से विटामिन B12, ठीक है, B12 की बात हो रही है, इस B12 की प्रचुर मात्रा किसमें पाया जाता है। मतलब जो B12 है, B12 नाम का विटामिन, ये किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा काजू, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दूध, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सेब, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा तरबूज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर की जो विटामिन B12 है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें, दूध में पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो साइनोकोबालामिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन। और B12 है, इसमें कोबाल्ट की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखना है, और ये दूध के अलावा मांस में भी पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है कि B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन हो जाएगा।
कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है, प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार, और अधिक अगर देखोगे तो मांस और कलेजी में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 हो जाएगा कि ईईजी का प्रयोग किस कार्य के लिए या किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है ईईजी का प्रयोग। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हृदय, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा फुसफुस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वक और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर यार, कि ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को जांच करने के लिए किया जाता है। और ईईजी के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर जब हम इसे सर में लगाते हैं, मतलब सिर में लगा देते हैं, जो हमारा कपाल होता है ये, ठीक है, इसमें इसे फिट कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा तो थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, ईईजी तो आपको डायग्राम मिल जाएगा। हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि जब न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स की बौछार की जाती है हमारे सर के अंदर, तब या हम ये बोल सकते हैं कि उत्पन्न विद्युतीय गतिविधियों के द्वारा हमारे जो पूरे शरीर में जो सर में जो क्रियाएं चल रही है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, सॉरी न्यूरॉन्स के द्वारा कंप्यूटर पे देखी जा सकती है, और इससे हम हमारे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली का पता लगा लेते हैं। तो आपको यही बेसिक याद रखना है कि ईईजी का फुल फॉर्म जो कि इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी होता है, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो मस्तिष्क के लिए यूज किया जाता है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है, 129 एक अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा कि लॉग्ड जा विकृति, ठीक है, तो ये नाम याद रखना है आपको, लॉग्ड जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है। तो लॉग्ड जा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा टिटेनस, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर पेशीय विकृति, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर टाइफाइड, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरियासिस, ठीक है, फ्लोरियासिस। तो लॉग्ड जा विकृति ये टिटेनस की अंतिम अवस्था को बोलते हैं, ठीक है, टिटेनस की अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है, तो लॉग्ड जा विकृति कहा जाता है। और टिटेनस को हम ये बोल सकते हैं कि जो टिटेनस होता है, ठीक है, ये होता किससे है, तो हम ये बोल सकते हैं कि घोड़े की लीद से या फिर जंक लगी रॉड या जंक लगा लोहा से होता है क्या, टिटेनस हो जाता है। और इसमें कौन सा जीवाणु काम करता है, तो यार बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु असर करता है। कौन सा, बेसिलस टिटेनी नामक जो जीवाणु होता है उससे क्या हो जाता है, टिटेनस हो जाता है, और टिटेनस की अंतिम अवस्था को कहा जाता है लॉग्ड जा विकृति कहा जाता है, ठीक है। और हम इसी टिटेनस को एक अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है, हिंदी नाम है, उसको बोलते हैं धनुष्टाकार, ठीक है, क्या धनुष्टाकार, चाहो तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूं, धनुष्टाकार, ठीक है, धनुष्टाकार भी कहा जाता है किसको, टिटेनस को। तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 130, क्वेश्चन नंबर 130वां हो जाएगा कि स्तनपायी भ्रूण, ठीक है, स्पेशली यहाँ भ्रूण की बात हो रही है। आपको जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको स्पेशली इसको उस चीज पे नोटिस करना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। तो स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनी उत्पाद, ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसके द्वारा उत्सर्जन उत्पाद जो होता है किसके द्वारा बाहर फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अपरा या प्लेसेंटा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उल्व तरल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ अपरा पोशिका, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ हो जाएगा राइट आंसर, कि जो माँ के अंदर छोटा शिशु होता है वह शिशु जब उत्सर्जनी उत्पाद या मतलब कोई उत्सर्जन करता है मल मूत्र, तो वो किसके द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, तो अपरा के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 131, ठीक है, नरसुरा, ठीक है, नरसुरा, और इसका इंग्लिश नेम क्या हो जाएगा, सार्क। तो सार्क को हिंदी में क्या बोल देंगे, नरसुरा। नरसुरा में अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक क्लेस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गुदपंख, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा अस्पंख, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा श्रोणी पंख, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अधरपंख, ठीक है। तो 131 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, गुदपंख द्वारा जुड़ा होता है क्या, तो नरसुरा का अलैंगिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132, कि जब आंख में धूल चली जाती है, ठीक है, ये आपके बेसिकली एक छोटी सी क्रिया जो हो जाती है कभी कभार। तो जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है। तो यहाँ पर स्पेशली फोकस ये करना है कि कौन सा, जब आंख में धुल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाता है और वो गुलाबी कलर का दिखता है, ठीक है, आंखों में। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कार्निया, सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर रक्तक पटल, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नेत्र श्लेष्मा, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर दृढ़ पटल, ठीक है। तो 132 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नेत्र श्लेष्मा सूज जाती है, और नेत्र श्लेष्मा को ही कहा जाता है कंजक्टिवा। क्या कहा जाता है, तो कंजक्टिवा। हम ये बोल सकते हैं कि जब आंखों में धूल चली जाती है तो
क्या सूजन, आंखों में क्या सूज जाता है, तो कंजक्टिवा या फिर नेत्र श्लेष्मा सूज जाता है और किस कलर का दिखाई देता है, तो गुलाबी कलर का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 133 देख लेंगे कि जब मानव शरीर की सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो 46 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 की जीरोप्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, ठीक है, यहाँ पर एफ आएगा। जीरोप्थेल्मिया एक हीनताजन्य रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। तो जीरोप्थेल्मिया मैं पहले ये बता दूं यार कि आंखों में होता है, ठीक है, आंखों में होता है। तो पहला ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से हो जाता है कौन सा रोग, तो जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। और इसी जीरोप्थेल्मिया को बोला जाता है जीरोप्थेल्मिया ड्राई आइज, ठीक है, मतलब आंखों में से पानी आना बंद हो जाना, उसे कहा जाता है जीरोप्थेल्मिया कहा जाता है। और किसकी कमी से होता है ये होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 135 के निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो बहुत साधारण क्वेश्चन हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे पूछ लेते कि यार जो मास्टर ग्रंथि है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको हाइपोथैलेमस ग्रंथि कंट्रोल करती है, कौन को, पीयूष ग्रंथि को। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसे, तो पीयूष ग्रंथि को। और मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो किसको, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। अगली बात ये आ जाती है यार कि जो पीयूष ग्रंथि है ये कहां पर स्थित होती है, तो ये जो शरीर के कपाल में या ठीक है कपाल में या स्कल में स्थित होती है। और स्कल में हम ये बोल सकते हैं कि जो कपाल होता है मतलब ये हमारे शरीर का सिर जो है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा सिर, ऐसा कुछ ये, ठीक है, शरीर में ये कपाल हो गया। और कपाल में एक हड्डी होती है स्फेनाइट, ठीक है, स्फेनाइट, ठीक है। तो स्फेनाइट नाम की एक हड्डी होती है जिससे ये जुड़ी होती है कौन, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 136। तो 136 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिजैविक क्या है, ठीक है। तो यार हम बहुत बार पढ़ चुके हैं प्रतिजैविक क्या है। तो पहला ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, सेकंड पढ़ लीजिए, थर्ड पढ़ लीजिए, थोड़ा सा वीडियो रोक के, और फिर फोर्थ ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि जीवाणु के विकास को बाधित करने वाला संश्लेषित यौगिक होता है कौन, तो एंटीबायोटिक। और ये मैक्सिमम हमने हर प्रैक्टिस सेट में से डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार 137 कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिनका मोटापा बढ़ जाता है वहां पर अधिक कार्बोहाइड्रेट होता ही है, ठीक है। तो वो किस रूप में संचित होता है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ग्लूकोज, सेकंड ऑप्शन है स्टार्च, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ग्लाइकोजन और फोर्थ ऑप्शन है सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संचित रहता है। और जब हम खाना नहीं खाते तो ग्लाइकोजन पुनः कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के बाद ग्लूकोज में टूटकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 की शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से, ठीक है, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप से विलगित पहला एंजाइम कौन सा था। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमने क्रिस्टल रूप में एंजाइम को प्राप्त करना प्रारंभ किया तो सबसे पहला ऐसा कौन सा एंजाइम था जिनको हमने शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एमिलेज, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कैटालेज, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा क्लेरियस, ठीक है। तो 138 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर की एमिलेज या एमाइलेज जिसे कहा जाता है, इसे सबसे पहली बार क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया था, ठीक है। और एंजाइम आप जानते ही है, ये पाचन क्रिया को हम ये बोल सकते हैं कि पाचन क्रिया को या कोई भी शरीर में क्रिया हो रही है जो कि अगर एंजाइम के द्वारा हो रही है तो उसकी क्रिया को या वह अभिक्रिया को 10 की घात 10 गुना बढ़ा देती है। तो आपको याद रखना कि एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है शरीर के अंदर उपस्थित, और एंजाइम बना किसका होता है, तो प्रोटीन का, एक प्रकार का प्रोटीन ही है क्या, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। और कोई भी शरीर की क्रिया जहां पर एंजाइम यूज होता है उस क्रिया को 10 की घात 10 गुना बढ़ा देता है कौन, तो एंजाइम। तो आप याद रखिएगा। तो यहाँ एमिलेज याद रखना कि जो एमिलेज एंजाइम है वो सबसे पहले क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 की पाचन प्रक्रम में किससे क्वेश्चन नंबर 139 हो जाएगा कि पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस करा उसके आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर एंजाइम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है। यार तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, चमगादड़। ठीक है, और जो चमगादड़ है वो श्रव्यता के ऊपर, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि पराश्रव्य ध्वनि का यूज करते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करती है कौन, तो चमगादड़, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री हार्मोन है। ठीक है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो यार इस क्वेश्चन को भी हमने काफी बार डिस्कस करा है। तो पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन है, यही हो जाएगा राइट आंसर, जो कि स्त्रीजन्य हार्मोन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन। और जो एंड्रोजन हो जाएगा वो पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो यार ये एस्ट्रोजन स्त्रियों में तो पाया जाता है, उसके साथ एक और हार्मोन पाया जाता है, प्रोस्टोजन। ठीक है, तो प्रोस्टोजन भी याद रखना कि प्रोस्टोजन भी जो स्त्रीलिंग हार्मोन है और एस्ट्रोजन भी स्त्रीलिंग हार्मोन है, और जो एंड्रोजन है वो पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन हो जाएगा, लैंगिक हार्मोन है ना दोनों, ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजोन। और वहीं पर अगर हम ऑक्सीटोसिन की बात करें तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है, परंतु अगर कंपैरिजन की बात करें तो महिलाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है और पुरुषों में कम मात्रा में पाया जाता है। और इंसुलिन तो आपको पता ही है, ये शुगर के लिए होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 हो जाएगा कि जल, वसा और विभिन्न उपापचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ जल, वसा और विभिन्न उपापचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वक, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा त्वचा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा प्लीहा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा लाल ग्रंथियां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। यार वक के द्वारा होता है। हम ये बोल सकते हैं कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र उदर गुहा में स्थित होता है। ठीक है, जिसमें सेम के बीज की आकृति के 2 वक होते हैं, और जो वक का कार्य है जल, वसा और विभिन्न उपापचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 143। ठीक है, कि गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज की कमी होती है। ठीक है, जो स्त्रियां गर्भवती होती है उनमें प्रायः किस चीज की कमी होती है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम, सेकेंड ऑप्शन है आयरन और सोडियम, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम और आयरन, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम और आयरन। ठीक है, तो 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कैल्शियम और आयरन की कमी होती है किसमें, तो गर्भवती स्त्रियों में। कहने का मतलब कि एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसमें जितनी कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है उससे अधिक मात्रा में जब वह गर्भवती होती है तब यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 हो जाएगा क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है। ठीक है, तो जो क्लोरोफिल है जो कि पौधों में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इसका यूज भी होता है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बैगनी और रक्त, या फिर उसको लाल बोलेंगे ना। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इंडिगो और नारंगी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नीला और रक्त, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बैगनी और पीला। ठीक है, तो 144 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, बैगनी और रक्त, मतलब बैगनी और लाल को सबसे अधिक अवशोषित करता है। ठीक है, तो यार टोटल कितने कलर यूज होते हैं, तो VIBGYOR। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये यूज होते हैं। तो बैगनी और रक्त सबसे अधिक मात्रा में होता है, मतलब हम बैगनी और लाल जो कलर है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक उत्तरदायी होता है, या इन कलरों की उपस्थिति में सबसे अधिक यह क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 145 हो जाएगा कि अदरक जड़ नहीं है। ठीक है, जो देखो यहाँ पर लिखा है कि अदरक क्या है, जड़ नहीं है, तना है। क्योंकि तना क्यों है वो चीजें बताना है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यह खाद्य सामग्री को भंडारित करता है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यह मृदा में क्षैतिज दिशा में बढ़ता है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें गांठें और पोरिया, यहाँ पोरिया लिखा वैसे पेशिया आएगा। ठीक है, इसमें गांठें और पेशिया होती है, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो जो अदरक जो जड़ नहीं है, तना है, तो इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि इनमें गांठें और पेशिया होती है, इसीलिए हम इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, तो
तना के अंतर्गत रखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 हो जाएगा कि आलू की आंखें उपयोगी है। ठीक है, तो आपने आलू को उगते हुए देखा होगा, ठीक है, या उसमें आंखें देखी होगी, तो उसकी आंखें क्यों यूज होती है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पोषण के लिए, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा श्वसन के लिए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जनन के लिए और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कायिक प्रवर्धन के लिए। ठीक है, तो आपको इसका आंसर सही पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कायिक प्रवर्धन के लिए यूज होता है किसके? आलू की आंखों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 हो जाएगा कि टोनिया सोलियम, ठीक है, टोनिया सोलियम या फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है। तो यार इस क्वेश्चन को हमने आज के ही इसी लेक्चर में पहले भी देखा है। टोनिया सोलियम या फिर फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि आदमी औरत की आंतों में पाया जाता है ये। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की चींटियां अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है या देख सकता है। अगर चींटा हुआ तो देख पाएगा, तो देख सकती है, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उसकी सरल आंखें हैं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा उसकी आंखें सिर के ऊपर है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उसकी आंखें सुविकसित है और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उसकी संयुक्त आंखें होती है। ठीक है, तो यार आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, आपने मैक्सिमम चींटियां तो देखी ही होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि इनमें संयुक्त आंखें पाई जाती है जिसको कंपाउंड आंखें बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 हो जाएगा कि हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय की एक धड़कन की बात कर रहा है में लगभग कितना समय लगता है? यार तो टोटल 72 टाइम्स धड़कती है 1 मिनट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम टोटल 60 में 72 का जब भाग देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक धड़कन में कितना समय लगता है एक बार धड़कने में? तो 0.8 सेकेंड का समय लगता है हृदय को धड़कने में। क्वेश्चन नंबर 150 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि नहीं है या कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो पहला ऑप्शन है उदर, सेकंड है यकृत, फोर्थ है वक्र और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, तो 150 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, जो उदर है। ठीक है, जो उदर हो जाएगा यह ग्रंथि नहीं है, जबकि यकृत, वक्र और अग्नाशय ग्रंथियां है। उसमें भी अगर हम यकृत की बात करें, यकृत शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में तो इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, और जो भी आपकी क्वेरी है, हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप लेक्चर में कुछ सुधार चाहते हैं या ये चाहते हैं कि इसमें और कुछ भी इंप्रूवमेंट हो, जो कि आपकी इच्छा हो कि ऐसा होना चाहिए, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले लेक्चरों में बिल्कुल और इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।